विश्व बैंक और भारत सरकार ने 6 जून को एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के तहत $750 मिलियन के समझौते पर दस्तखत किए और इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संकट से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि एमएसएमई सेक्टर को जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने के कदमों के तहत ये कदम उठाया गया है और सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना है। विश्व बैंक का एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम तकरीबन 1.5 मिलियन जो एमएसएमई की यूनिट्स हैं उनकी नकदी और ऋण की तत्कालिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा और जिससे उन्हें मौजूदा इस वक्त जो हालात हैं और जो उसका इम्पैक्ट है उससे बचाने के साथ साथ लाखों नौकरियों की रक्षा और उनकी पोटेंशियल के साथ इस वक्त ज़्यादा उनके व्यापक विस्तार की मदद भी इससे मिलने वाली है। और इस सेक्टर को लेकर आगे भी इस तरह के कदमों के बारे में भी चर्चा हुई है और कहा जा रहा है कि ये उन कदमों के बीच पहला कदम है। तो समझेंगे इस समझौते और लिक्विडिटी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है अगर एमएसएमई सेक्टर को समझें। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। माधवलाल जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मुकेश मोहन गुप्ता हैं, प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। सर स्वागत है। और दीपशिखा सिकरवार हमारे साथ हैं, सीनियर एडिटर द इकोनॉमिक टाइम्स से। दीपशिखा आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत माधव सर मैं आपसे करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में, इसे आप कैसे देखते हैं? इसकी जरूरत और इसका जो दायरा या खाका है उसे किस नजरिए से आप देखते हैं? धन्यवाद। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था एमएसएमई सेक्टर के लिए फॉर 2 साल। ये कुछ हफ्तों पहले की बात है, जबकि एमएसएमई सेक्टर को सहूलियत के साथ लोन मिल सके, इसके लिए उन्होंने कोलैटरल फ्री लोन्स की और क्रेडिट गारंटी देने का ऐलान किया था। और इस मुद्दे में ये कहा गया था कि 6 लाख करोड़ के लोन जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर को मिल पाएंगे। इसी तरह से सबऑर्डिनेट डेट का भी ऐलान किया था और सब फंड ऑफ फंड्स का भी किया था। तो कोरोना को लेकर जो एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कर दिया था। अब ये जो लोन है वर्ल्ड बैंक का $750 मिलियन का, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इमदाद है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेंगे और इसके ज़रिए जो उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है उसमें उसको सस्टेन करने के लिए इसकी ये मददगार साबित होगी। तो क्या सर इस वक्त इस सेक्टर में जो पोटेंशियल है और जो हम लोकल का इस वक्त हम लोग फोकस कर रही है सरकार, उस दिशा में इस सेक्टर के लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और फाइनेंशियल हेल्प के साथ इसका एक्सपेंशन, इसे कैसे देखते हैं आप इस कोविड एरा और इसके बाद? देखिए एमएसएमई सेक्टर में वैसे भी कोविड से पहले भी काफ़ी चैलेंजेस चल रहे थे और फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी काफ़ी चैलेंजेस चल रहे थे। तो एक्सेस टू फाइनेंस जो है वो एक पहलू है अपने जो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, मगर इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है और काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये जो अभी तक ऐलान किए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो या अभी ये जो वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमदाद दी है, इसके ये मायने हैं कि एक्सेस टू फाइनेंस जो इकोनॉमी ने हिट ली है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हिट ले रहे हैं, उसमें उनका जो एमएसएमई के तरफ रवैया है कि वो कॉशियस ना हो जाएं उनको लोन देने में, वो लोन की जो चैनल्स हैं वो खुल ही रहें और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो है अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनकी कुछ बढ़ सके कोलैटरल ये जो है क्रेडिट गारंटी मिलने पर। तो ये सारा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि एमएसएमई को लोन्स देती हैं, एसेंशियली जो लोन्स देती हैं, वो जो है वो बरकरार रहें, वो उनमें ऐसी कोई ठेस ना पहुंचे कोविड के इम्पैक्ट से कि उनका जो नाता है मदद करने का एमएसएमई सेक्टर को, उसमें कमजोरी आए। तो मुख्तरन कहने का मतलब ये है कि ये एक्सेस टू फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए है। मैं नहीं समझता कि इससे
एक्सेस टू फाइनेंस जो है वो प्री कोविड लेवल से कहीं आगे जाने वाला है. बेसिकली इट इज टू मेंटेन द सिचुएशन वेयर इट इज. ओके, मुकेश जी, आप इस एग्रीमेंट को कैसे देखते हैं? और अगर ओवरऑल इस सेक्टर की बात करें और कोविड एरा में कहते हैं कि जॉब लॉसेस के लिहाज से भी और जो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी, वो उन दोनों पर इसका इम्पैक्ट हुआ है नेगेटिव. और इस मैं कहूँ कि नए कदमों के साथ किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम उसको, चाहे वो लिक्विडिटी को लेकर हो या फिर एक्सपेंशन को लेकर हो, उसमें सहूलियत आपको नजर आती है? कविन जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो अभी जो वर्ल्ड बैंक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है भारत सरकार का, ये सेंटिमेंटली तो ये ठीक है. मतलब एक अच्छा एक मैसेज आ रहा है कि अब वर्ल्ड बैंक भी भारत सरकार की मदद करने के लिए तैयार है. और जो भारत सरकार है वो तो मैं समझता हूँ एमएसएमई सेक्टर की मदद करने के लिए शुरू से ही, आप देखिए, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, उसके बाद 13 मई को हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आई और सबसे पहले जो पैकेज अनाउंस किया गया वो एमएसएमई सेक्टर के लिए अनाउंस किया गया. और उसमें जो 6 खास तौर से जो चीजें उन्होंने बताई, उससे लिक्विडिटी को ईज करने के लिए काफी कुछ मदद मिली. जैसे उन्होंने कहा कि भाई 3 लाख करोड़ का हम लोन देंगे जो कोलेटरल फ्री होगा, साथ में जो ऑटोमेटिक रूप से दिया जाएगा. इसके अलावा पहली बार भारत में, या शायद मैं समझता हूँ विश्व में, एक ऐसी स्कीम आई है जहां पर कहा गया है कि भाई जो एनपीए अकाउंट है या जो स्ट्रेस में अकाउंट है उनको भी लोन देंगे और उनकी गारंटी भी बैंक देगी, चाहे कुछ परसेंटेज, मतलब भारत सरकार देगी, चाहे कुछ परसेंटेज उसमें कम है. 20,000 करोड़ के लिए भारत सरकार ने कहा है कि 90% की जो गारंटी है वो रहेगी और 4,000 करोड़ का फंड क्रिएट किया है भारत सरकार ने. लेकिन केविन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें जो बैंक्स हैं, ये जो लोन दिए जाएंगे ये बैंक्स के द्वारा दिए जाएंगे और जो गारंटी है वो भारत सरकार दे रही है. यहाँ पर ये जो 750 मिलियन यूएस डॉलर का जो एक एग्रीमेंट हुआ है, इससे मैं समझता हूँ, जैसे माधवलाल जी ने ठीक कहा बिल्कुल, कि ये डायरेक्ट कोई वर्ल्ड बैंक एमएसएमई को फंडिंग नहीं करेगा. ये भारत सरकार के पास आएगा और भारत सरकार शायद इस फंड को यूज करेगी टू गिव द गारंटी ऑफ द लोन्स टू एमएसएमई. तो यानी जो गारंटी, क्योंकि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, उनकी हालत भी काफी खराब होने वाली है, ऐसा काफी अनुमान लगाया जा रहा है. क्योंकि देखिए, एक तो मोरेटोरियम दिया गया तो बैंकों की और जो एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी इनकम काफी कम हो गई है. लेकिन इसके साथ ही जो एमएसएमई सेक्टर है, जब वो मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा, अगर ये अगस्त में खत्म हो जाता है तो उसके बाद उनके पास इकट्ठा पैसा कहाँ से आएगा, वो एक बड़ा चैलेंज होने वाला है. तो मैं समझता हूँ कि इन चैलेंजेस के लिए भारत सरकार शायद कटिबद्ध दिखाई दे रही है और उसी क्रम में शायद ये जो 750 मिलियन डॉलर का जो एक एग्रीमेंट किया है, इट इज टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ आवर फाइनेंशियल, जो एनबीएफसी हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उनके लिए उनके द्वारा जो लोन दिया जाएगा उसको गारंटी करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये फंड एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है. दीपशिखा, जिस तरीके से हमने देखा था कि करीब इस सेक्टर की ओर से करीब 45% जो एक्सपोर्ट है वो उसमें हिस्सेदारी इस सेक्टर की नजर आती है और एवरेज करीब 10% के लिहाज से इसका ग्रोथ है ईयरली. लेकिन कोविड के टाइम में ये दोनों में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा इस सेक्टर को. और ऐसे में जो सेंटीमेंट है और सरकार का जो फोकस है वो किस तरीके से दिखता है, चाहे वो शुरुआती फाइनेंशियल हेल्प की बात हो और अब वर्ल्ड बैंक के साथ ही समझौता? कविंद्र, जब ये मुसीबत आई कोविड की इस देश के ऊपर, तो बड़े उद्योग जो थे इस मार को थोड़ा झेल भी सकते हैं, लेकिन जो छोटा उद्योग है उसके लिए ये मार झेलना बहुत मुश्किल था. शुरुआत में सरकार की तरफ से लॉकडाउन घोषित किया गया जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ. तो एक तरफ आपका रॉ मटेरियल का चेन रुक गया, दूसरी तरफ आपके पास जो बना हुआ माल है उसको आप नहीं बेच सकते हैं, आपके पेमेंट्स रुक गए. तो पूरा जो साइकिल था वो पूरा उसमें रोक किस्म की एक आ गई और उसको चालू करना बहुत मुश्किल है. जितने ये एमएस, दूसरा चूंकि ये बीमारी दुनिया में भी फैल रही है तो जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट सेक्टर, जो निर्यात से मदद मिलती थी, वो भी नहीं मिल रही है. क्योंकि सारे जो दुनिया के बाजार हैं उनमें भी वही स्थिति है कि पेमेंट साइकिल रुका हुआ है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति है तो बाजार बंद है, ये सब. तो इसकी जो सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो ये छोटे सूक्ष्म जो व्यापार हैं, उद्योग हैं, इनके ऊपर पड़ी है. तो सबसे बड़ी समस्या जो थी कि पेमेंट साइकिल रुक जाना. तो दूसरी चीज है कि आप
चालू कैसे करेंगे? आपको आपका रॉ मटेरियल अगर अटका है, आपको पेमेंट करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो सरकार की तरफ से 2-3 चीजें की गई। एक तो ये, क्योंकि जो बैंक थे उनमें हिचक थी इन व्यापारियों को, इन उद्योगों को लोन्स देने की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोन्स जो हैं उनके वापस नहीं आएंगे। तो हालांकि सरकार की तरफ से बहुत उनको बोला जा रहा था, लेकिन फिर भी इस मामले में वो बहुत पीछे हट रहे थे। तो सरकार ने इस हिचक को दूर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाया। उस क्रेडिट गारंटी फंड को, ये जो वर्ल्ड बैंक का पैकेज आया है, उसकी तरफ से, उससे बहुत मदद होगी, क्योंकि अगर आगे समस्या होती है तो सरकार इसमें डायरेक्ट हिट ले रही है, अपने ऊपर ले रही है। अगर कोई भी लोन खराब होता है या वो नहीं पे कर पाता है उद्योग जगत, तो वर्ल्ड बैंक का लोन यहाँ पे कारगर आएगा। अब दूसरा चीज है कि एमएसएमईज क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कितना लोन ले पा रहे हैं या कितना इस चीज से उबर पा रहे हैं, क्योंकि निर्यात में तो स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन उद्योग, छोटे व्यापारियों तक ये जो सुधार है ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ऑर्डर्स आ रहे हैं, यूरोप की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि वो देश भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सप्लायर्स को। तो लेकिन चीजें सुधरने में थोड़ा सा समय लगेगा, और ये जो पैकेज है, ये जो सपोर्ट इनको थोड़े समय के लिए चाहिए, इस दौर में इनकी बहुत मदद करेगा। ओके। और गुप्ता जी, जिस तरीके से इस कोविड एरा में फिलहाल हम चल रहे हैं और इससे बाहर कब निकलेंगे इससे कोई नहीं जानता, लेकिन इस सेक्टर में ओवरऑल इस वक्त जो है ग्राउंड लेवल पर क्या मुश्किलें या परेशानियां हैं जिनकी तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? लिक्विडिटी उसमें एक फैक्टर ज़रूर है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अदर देन लिक्विडिटी क्या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम फोकस करके इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो मार्केट शेयर इस वक्त है और जो पोटेंशियल इस सेक्टर के अंदर है उसका सही यूटिलाइजेशन हो सके? देखिए, बहुत सारे आपका बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे जो एमएसएमई हैं जहां पर भी हमारी बात होती है, वहां एक तो लिक्विडिटी के लिए सरकार ने कर दिया कि भाई लोन देने की प्रक्रिया आसान कर दी, गारंटी दे दी उसके लिए। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी एक समस्या है वो ये है कि पेमेंट उनका, जैसे दीप शिखा जी भी बोल रही थी, जो उनका पेमेंट है जो स्टकअप है बहुत सारी जगह, यानी जो उनका अपना पैसा है, ये जो पैसा जो लोन से मिल रहा है इस पर तो उनको ब्याज भी देना पड़ेगा, और अभी उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो उनका पैसा अटका पड़ा है बाहर बाजार में लार्ज कॉर्पोरेट के पास, या मैं कहूँगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, पीएसयूज के पास, उसके लिए सरकार ने एक स्कीम तो जरूर घोषित की है, जहां उन्होंने कहा है कि भाई जितना भी पैसा सीपीएससीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है वो 45 डेज में वो उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी शायद ग्राउंड लेवल पर उतनी तेजी इसमें नहीं दिखाई दे पा रही है, और इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सरकार के पास भी पेमेंट है इन एमएसएमईज का, वहां पर कुछ लिटिगेशन चल रही है, कुछ एमएससीएफसी जो होते हैं फैसिलिटेशन काउंसिल, वहां पर है, कहीं कुछ केसेस हाई कोर्ट में है। तो एक ये जो इनकी समस्या है कि जो इनका डिलेड पेमेंट है वो तुरंत किया जाए। इसके अलावा एक दो समस्याएं और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिक्विडेशन में, जो लिक्विडिटी में भी मदद करेगी। जैसे एक तो ये है कि इनके जो बिजली के बिल्स हैं, क्या होता है कि जैसे 4-5 महीने ये फैक्ट्रीज बंद रही, अब मिनिमम वेजेस का जो बिल है वो आता रहा। अब जब वो लोग अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं वो देख रहे हैं कि भैया हमें तो फैक्ट्री खोलते ही सबसे पहले ये जो 5 महीने का जो या 4 महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हमने बिजली यूज भी नहीं की लेकिन हमें मिनिमम जो बिल है उसका एक भारी भरकम बिल आ रहा है। तो इसमें भी सरकार से ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये जो मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है अगर उसको माफ करने की इंस्ट्रक्शन दी जाए, ये जो पावर कंपनीज है, तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो लेबर है जो चली गई है, जिनको हम बोलते थे कि जो माइग्रेंट लेबर है वो जो अपने अपने गांव में चली गई है, उसकी वजह से भी शायद एक बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि वो सही में जो स्किल्ड लेबर चली गई अगर, तो उसका दोबारा से उसको ट्रेन करना एक मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा एक टास्क होगा इन एमएसएमईज के लिए। एक और प्रॉब्लम आने वाली है इन एमएसएमईज की, जैसे दीप शिखा जी बोल रही थी कि भाई कहीं पेमेंट स्टकअप हो गए, कहीं जो एग्रीमेंट है, ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो गए। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में शायद बड़े लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा इन एमएसएमईज को, चाहे वो लेबर कोर्ट में हो या वो पेमेंट का हो या वो ऑर्डर कैंसिलेशन का हो। तो एक लिटिगेशन के लिए मैं समझता हूँ कि लीगल रिफॉर्म बहुत तेजी से लाना पड़ेगा शायद सरकार को इन एमएसएमईज के लिए। और हमने तो ये सुझाव दिया है
कि जिस तरह से इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में ये जो आपने खास तौर से एनसीएलटी यानी ट्रिब्यूनल्स बनाए थे और उसका एक टाइम बाउंड मैनर में काम हो रहा था, तो इसी तरह से अगर एमएसएमई की जो लिटिगेशन है उनके लिए अगर कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाकर और उनके जो लिटिगेशन के इशू हैं उनको फास्ट ट्रैक पर अगर निपटाया जाए, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा कदम होगा इन एमएसएमई की मदद करने के लिए। माधव जी, जिस तरीके से कह रहे हैं मुकेश जी, कई सारी जो ग्राउंड लेवल पर दिक्कतें हैं, लेकिन आपने जिक्र किया था कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, एक्सपेंशन अगर करना है, जो इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं लोकल को लेकर और जो पोटेंशियल एमएसएमई सेक्टर में नजर आता है, किस तरीके के रिफॉर्म्स आपको लगता है कि जरूरी है जो इस वक्त इनिशियल लेवल पर इस पूरे के पूरे सेक्टर को पुश दे सकता है? क्योंकि पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, जैसे गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया कि काफी प्रॉब्लम्स जो है वो लोकल लेवल की, वो प्रॉब्लम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल की नहीं है, वो लोकल लेवल की है, और इसलिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और अपने अपने स्टेट्स में जो बॉटलनेक्स है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। एमएसएमई के लिए सबसे जरूरी ये है कि उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहनी चाहिए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसी को सारे काम करने पड़ते हैं, उसी को फैक्ट्री चलानी है और उसी को सारी जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, उसको भी फुलफिल करना होता है। तो इसलिए अगर उनमें दिक्कतें हों, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, कोई भी मसाइल जो हैं उनमें उनको प्रोसीजरली जो है एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए और जो है उसमें स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए, जो भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, उसमें लीगल जो है इश्यूज वो भी आ जाते हैं। तो जब हम वो कर पाएंगे तो तब एमएसएमई जो है सही मायने में पनप पाएंगे। तो मेरे ख्याल में रिफॉर्म्स के लिए बेसिकली वर्ल्ड बैंक में ही जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स वाजा किए हुए हैं कि ये चीज़ें जो है करने से आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ती है। वो उन चीज़ों पर गौर देना चाहिए और वो जो है तवज्जो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आती है, काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और मैं कहूँगा कि इवन लोकल गवर्नमेंट लेवल पर, म्यूनिसिपल लेवल पर वो चीज़ें करने वाली हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो खैर हम अभी बात कर रहे थे एक्सपोर्ट की और बाकी जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमएसएमई की, मगर एमएसएमई की डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें बहुत बहुत टाइनी एमएसएमई के दायरे भी हैं और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो है एमएसएमई भी हैं। इन सब की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। दूसरा ये है कि जो एमएसएमई नई है, जो अभी नए स्टार्टअप्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अलग हैं, जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर जाना चाहती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बने हुए हैं। मैं समझता हूँ ये एक्सेस टू फाइनेंस पे तवज्जो जो है ज़रूरी है, मगर साथ ही साथ जो बाकी प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि एमएसएमई की हैंड होल्डिंग करनी है, उनके बिहाफ पे एडवोकेसी करनी है डिफरेंट एस्पेक्ट में, वो इस चीज़ के प्रोग्राम जो बने हुए हैं उनको मेरे ख्याल में काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको कोविड को लेके और उससे पहले भी वो प्रोग्राम मेरे हिसाब से जो मेरा फीडबैक है कि काफ़ी अरसे से वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे चले गए, तो उनको रिवाइव किया जाए। और मुझे ये जानकारी है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री भी वर्ल्ड बैंक के साथ क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअली एमएसएमई को असिस्ट नहीं किया जा सकता, मगर एमएसएमई क्लस्टर्स हैं और काफ़ी इनके साथ जो है एक्सपीरियंस भी है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज का और इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें रिवाइव करना चाहिए और उन प्रोग्राम्स को मेरे ख्याल में जितनी जल्दी अमली जामा दोबारा से पहनाया जाए वो एमएसएमई के लिए बेहतर रहेगा। ओके दीपशिखा, क्योंकि जीडीपी में जिस तरीके से इसके हम अगर योगदान को देखें करीब 7 से 8% का जो दिखता है, और जो ग्रोथ, हालांकि गैर सरकारी जो रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च हैं, वो बताती हैं कि पोटेंशियल के लिहाज से अगर थोड़ा सा इसको और पुश मिल जाए तो 12 से 14% तक पहुंचाया जा सकता है। और अब जबकि सरकार का फोकस लोकल पर है, मेक इन इंडिया पर है, ऐसे में इस सेक्टर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा व्यापक नजर आ रही हैं। क्या बेसिक स्टेट लेवल पर, क्योंकि जो दूसरी कई सारी रिपोर्ट्स हर्डल्स को लेकर वो भी इशारा कर रही हैं कि स्टेट लेवल पर, जिसका जिक्र किया
हमारे पैनलिस्ट ने, वहाँ पर उन्हें बदलने और उसे बेसिक नेचर में जो मैं कहूँ वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कैसे वो सुधार आप देखती हैं और उसके लिए कहाँ से मैं कहूँ कि गाइडलाइंस या फिर उसका मॉनिटरिंग वो मुमकिन है? कविंद्र, आपने देखा होगा कि सरकार ने जो ये वो लोकल का जो ये सारा आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस के ऊपर जो ये जोर आया है, तो सरकार ने जो उद्योग मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उसके तहत एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसमें जो विदेशी निवेशक हैं, जो यहाँ पे अपना सप्लाई बेस उनका किसी और देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यहाँ लगाना चाहते हैं, उसके लिए उनकी हैंड होल्डिंग की जा रही है। और वो हैंड होल्डिंग के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें उनको लैंड बैंक है जो पूरे देश में सारे राज्यों को उसके ऊपर ऑनबोर्ड किया गया है, कहाँ कहाँ पे लैंड अवेलेबल है वो बताया जाएगा। और उनकी जो हैंड होल्डिंग है वो लास्ट माइल तक की जाएगी, मतलब जब तक आपका उद्योग जो है पूरी तौर पे चालू नहीं हो जाता है वो लास्ट माइल डिलीवरी तक रहेगा। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों को ऑनबोर्ड किया जा रहा है। और यही चीज जो है, यही एक इनिशिएटिव जो है, मुझे लगता है कि जो एमएसएमई क्षेत्र है इसके लिए भी यही किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम विदेशी निवेशक के लिए तो रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक निवेशक है जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए जितने लोकल लेवल पर हर्डल्स हैं, राज्य स्तर पर जो हर्डल्स हैं, ये भी, इसके लिए भी केंद्र को इनिशिएटिव लेना होगा जिसमें राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट लेवल तक वो उस पे ऑन बोर्ड हो सके और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले जिसमें उनकी कंप्लायंसेस कम हो जाए। जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है उद्योग जगत के लिए बहुत ज्यादा है और ये एमएसएमई पर बहुत इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें अगर एक सिंगल विंडो के तहत उनको अवेलेबल हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा व्यापारी वर्ग भी जो है, जो हमारे निवेशक भी हैं, जो इस लोकल के तहत काम करना चाहते हैं, लोकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी देखेंगे कि ये इनिशिएटिव उनके लिए लिया जा रहा है तो वो भी आगे बढ़कर आएंगे। और इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है। तो इस पोटेंशियल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सकता है। निर्यात के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो इस पूरे को अगर एक कुछ सिंगल विंडो तहत कुछ किया जा सकता है तो उसके लिए इस क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। ओके मुकेश जी, एक आखिरी में मैं चाहूंगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हमने देखा और उसमें काफी तरक्की मिली, जो आंकड़े बताते हैं पिछले करीब 6 साल में हमारे सामने हैं, लेकिन इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर उतरना है हमें एक्सपोर्ट लेवल पर, क्या कुछ आपको लगता है कि जहां पर फोकस करने की इस वक्त जरूरत है और सपोर्ट सिस्टम अगर आपको कहीं से चाहिए तो वो क्या हो सकता है? नहीं कविंद्र जी, देखिए एक थोड़ा सा तो मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि जीडीपी में जो 7 से 8% का जो कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का, असल में आपने बताया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, लेकिन अभी जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों इंक्लूड हैं। तो इस एमएसएमई सेक्टर का अगर जीडीपी में हम कंट्रीब्यूशन देखें तो वो लगभग 29% है, जो एक बहुत बड़ा एक अमाउंट सर्विस के साथ मिलकर, बिल्कुल सर्विस है, क्योंकि एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों आ जाते हैं। देखिए, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो या डोमेस्टिक की बात हो, मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या ऐसी खास बातें हैं हमारे यहाँ भारत में जो हमें एक एज प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ पर जो लेबर है वो चीप है, हम जो जनरेशन है वो हमारी यंग जनरेशन है, हमारा जो ईज ऑफ डूइंग का, जैसे माधव जी भी कह रहे थे कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग का जो इंडेक्स है वो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो यूएस चाइना ट्रेड वार की वजह से भी शायद हम एक्सपोर्ट में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी इमोशंस हैं अगेंस्ट चाइना, शायद वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो माधव जी ने भी कहा कि जो अवेयरनेस की कमी है, जो स्कीम्स के लिए, स्कीम्स बहुत है, जैसे वो एक क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम की बात कर रहे थे, वहां पर अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा 20 करोड़ तक की ग्रांट जो भारत सरकार है वो देती है क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह की और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो अवेलेबल हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमें उनका प्रॉपर यूज करना चाहिए। जो दीपशिखा जी ने कहा कि सिंगल विंडो,
कई बार हम मजाक में करते हैं बात की, कई बार ऐसा होता है कि जो सिंगल विंडो होती है इट बिकम्स अनदर विंडो इन फैक्ट। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस शायद उस दिशा में चल रही है। अभी देखिए उन्होंने एक नई स्कीम जो निकाली चेंज ऑफ डेफिनेशन की, उसके लिए उन्होंने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की जगह उद्यम रजिस्ट्रेशन शुरू किया। मैं जब एक फॉर्म भरकर देखने की कोशिश कर रहा था तो वहां इस रजिस्ट्रेशन में साथ में दो चीज और उन्होंने बहुत अच्छी शुरू की है, जो शायद ये सिंगल विंडो जो मैडम बोल रही थी दीपिका जी, उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। वहां उन्होंने कहा कि भाई क्या आप चाहते हैं कि इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ आपका जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम में भी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। उन्होंने पूछा कि क्या आप चाहते हैं आपके इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। ये मैं समझता हूँ सिंगल विंडो की तरफ बढ़ते हुए शायद हमारे एक कदम है। मेरा ये मानना है कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन शायद उनका समाधान हम सबको मिलकर ही ढूंढना पड़ेगा। हम खाली ये भी नहीं हो सकता कि हम भारत सरकार की तरफ देखते रहें कि भैया आप सब हमारी मदद कर दो, उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, वहां भी उनकी फंड्स की जो समस्याएं हैं वो हम सब जानते हैं, जीएसटी का या जो और टैक्स कलेक्शन है वो कितना है। तो ये हम सबको मिलकर इसमें कदम उठाना पड़ेगा। और जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की तो कविन जी मैं बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं कि हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा। नए नए जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो घर बैठकर कर रहे हैं स्काइप के थ्रू या किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू। नए नए जो इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं मैं समझता हूँ ये आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो हमें जो एमएसएमईज हैं उनको यही सलाह है कि भाई आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और इनोवेशन में जितना कुछ काम कर सकते हैं अभी करिए, क्योंकि आने वाला समय वो हो सकता है थोड़े दिन थोड़ा अच्छा है, पर अल्टीमेटली आने वाला समय भारत के लिए शायद बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों बहनों का हमारे साथ